नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में हम सबसे पहले यूनिट 7 पढ़ने वाले थे कहानी, और उसी कहानियों के क्रम में आज हम परिंदे कहानी पढ़ेंगे। तो परिंदे को शुरू करने से पहले 2-4 बातें कर ली जाएँ। तो पहली बात ये है कि आप इस वीडियो को 1.5 या 2 के स्पीड से देखिएगा, जिससे कि आपका समय बचेगा और समय बचने के साथ-साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जिनको भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना है, वो लोग कृपया डीपली अध्ययन करें। आप सोचेंगे कि शॉर्टकट में करके नेट कर लें तो बड़ी मुश्किल होगी, और जेआरएफ के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें कि आपका अंतिम रूप से चयन हो पाए, उसके लिए आपको आज के समय में जो प्रतियोगिता का परिवेश चल रहा है, उसमें बहुत अधिक आवश्यकता है मेहनत करने की। तो अब उसी क्रम में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर के चयन हो पाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए परिंदे को। तो परिंदे कहानी जो है ना, वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाए थे तो इसलिए मेंशन कर देते हैं। इसका प्रकाशन जो हुआ था ना 1957 में हुआ था, हंस पत्रिका में छपी थी। उसके बाद से परिंदे नाम का एक काव्य संग्रह आया था। काव्य संग्रह भी कहेंगे या कहानी संग्रह कहना और उचित रहेगा। तो एक कहानी संग्रह जो परिंदे आया था 1959 में, उसमें ही प्रकाशित हुआ था। परिंदे कहानी संग्रह की अन्य कहानी जो है ना, प्रमुख कहानी की देख लेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जैसे पूछ देगा ना, तीसरा गवाह किस कहानी संग्रह में आया था या लिया गया है। तो आपको याद रहना चाहिए डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। ये सभी क्या है, परिंदे कहानी संग्रह से में सम्मिलित हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख पात्रों की। तो प्रमुख पात्र में लतिका है, एक पहाड़ी स्कूल में शिक्षिका है। ये ओवरऑल कहानी जो है इन्हीं के आसपास घूमती है। अब एक मिस्टर ह्यूबर्ट हैं जो संगीत के शिक्षक हैं, लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। उसके बाद से डॉक्टर मुखर्जी हैं, स्कूल में अध्यापन करते हैं, मूलतः बर्मा के निवासी हैं और जापान से जब युद्ध हुआ था उस समय भारत आकर के रहने लगे थे। एक है मेजर गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट में रहते हैं। एक करीमुद्दीन करके है जो कि हॉस्टल का नौकर है। उसके बाद से मिस वुड जो है स्कूल की प्रिंसिपल हैं। फादर एलमंड चैपल के पादरी हैं। उसके बाद से जूली जूली उनकी एक शिष्या रहती है या छात्रा रहती है। वो उसका एक एक बार लेटर पकड़ लेती है। सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। सुधा, ये सब क्या है, एक जूली की फ्रेंड टाइप की है। तो अब हम इसकी प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, सर्वथा नए ढंग और प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी। ठीक है, इस कहानी के बारे में ये फैक्ट है। अब 2-4 और फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में फैक्ट से भी सवाल बनते हैं। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बेझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट फकत। ठीक है, इसमें क्या है, प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने वाली अकुलाहट दिखाई पड़ती है। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही कीर्ति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी चाहते हैं उसकी भी पहली कीर्ति है। ये कथन किसका कहा हुआ है, नामवर सिंह का कहा हुआ है परिंदे के बारे में। एग्जाम में ये भी सवाल बन सकता है, ये पंक्तियां दे देगा और पूछेगा कि ये किसके बारे में कहा गया है और कहानियों के शीर्षक का नाम दे देगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा या इसको आपको नोट्स में सम्मिलित करना पड़ेगा। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। बात सच है, जब पूरी कहानी आप पढ़िएगा तो ओवरऑल यही देखने को मिल रहा है कि अकेलापन कितना बेकार चीज़ है। जिन लोगों के साथ ये समस्या हो जाती है उनका दिन बहुत बेकार रहता है। और वैसे ही है, पूरे की पूरी एक अवस्था आने के बाद, आदमी कामयाब होने के बाद भी जब अकेलेपन की समस्या से जूझता है तो उसके लिए बहुत विकट परिस्थिति होती है, ऐसा इस कहानी में जिक्र किया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। परिंदे, निर्मल वर्मा। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेंडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। स्वर अचानक बंद हो गया। कौन है?
लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसुर-पुसुर होती रही, फिर दरवाजे की चिटकने के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे में देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप का तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था। वो सुधा नाम की एक लड़की है जो उसकी सहेली है, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि वह सदा छुट्टी के समय रात को डिनर के आसपास कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। ये देख सकते हैं, कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वो अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने ऊपर जिक्र कर दिया है, लेकिन ये याद रहना चाहिए। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो गया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वो भी बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो सब कुछ बदल सा गया था, जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप के प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर क्या? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई, और इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों के गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यह बात उसने पिछले साल भी कही थी, शायद पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया। उनका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपनों में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसके सामने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि उसकी टांगें बस लड़कियों की तरह शरीर से बंधी हैं, लकड़ियों की तरह, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी नहीं मिटी थी, मगर अब वह जैसे भीतर न होकर के बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। आगे कहानी पढ़ेंगे। आगे सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग अंग्रेजी में एक धुन गुनगुनाए हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट, थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थीं। वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुड़ा दी। इनसे ही पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका,
हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट चोपा और चायोवस्की की कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। इसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा। फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आते हैं। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ लिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे छत से जुड़ा था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी सी दबी हुई नाक और छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों के आक्रमण होने के बाद वो इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वो कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वो हंस पड़ते हैं, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 साल से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने कई बार लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूवर्ट ने कहा। वह आराम की कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साएं दूर तक फैली पहाड़ियों और घाटियों की सीटियों गुस्सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा का एक सर्द खुश्की सा महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी से चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। गर्मियों में छुट्टियों में घर जाने से पहले यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड की सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड की एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया कि जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वो क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। एक बार कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड्स का खेल देखने के बाद जब वो वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड्स रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया। वह किसी किताब के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया। कॉफी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने देखा नहीं कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदा रितापन घिर आया है। हवा के झोंकों से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत में ऊंची काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट के आसपास फैली हुई झाड़ियां की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी थी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर सोपा का नोक बटन ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे से छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिया भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे ही बहुत कुछ दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़ जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लटुओं की तरह वो एक लंबी टेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से उन्हें विचित्र शहरों की ओर, जहां शायद वो कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी कि वो बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल का प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों के बाद भी वो भी हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर की झुरझुरी सी दौड़ आई, मानो अनजाने में उसे किसी गलीच वस्तु को छू लिया हो।
उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट को इस बचकाना हरकत से हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, वह भी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती कि उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण वो अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुखों का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया उसी पर मंडराती ही रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई हैं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरी किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तीरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के ठहाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो, ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलासफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेंस के जंगलों से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क में दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ मुझे कौन जानता है, शायद मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते हैं, कोई पीछे नहीं। ये बात मुझ में एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन आगे पढ़ेंगे कहानी। लेकिन हिचकता उसके बावजूद कौन कह सकता था कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रूंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद वो क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? ये पंक्ति ऊपर लिख, मैंने बताया था आपको कि इंपॉर्टेंट पंक्ति है। उसके बाद हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में, वो भी हमें अपने घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वो जो कहना चाह रही है कह नहीं पा रही है। जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा है, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे, मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई। डॉक्टर ने दियासलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद लतिका कुछ देर अंधेरे कमरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर का जमा हुआ कोहरा सिहर उठा। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियों अखबारों और रद्दी का ढेर लगा दिए थे, वे सब के सब अंधेरे कॉरिडोर की हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा कि जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबो हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई और जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसके धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया था। इस बीच में, चूंकि कहानी बहुत लंबी है, इसलिए मैं सोचा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं आगे बताऊंगा भी, इसीलिए मैंने कहानी को बीच में स्किप कर दिया। अब ये नीला लिफाफा का मतलब क्या है? क्योंकि बगल में ना एक सेना बटालियन थे, उसी में किसी एक सेना के अधिकारी के द्वारा जो इसमें पढ़ने वाली जूली थी ना, उसके लिए एक प्रेम पत्र लिखा गया था। प्रेम पत्र लिखा गया था और इस प्रेम पत्र को ये जो मैडम थी लतिका मैम ने पा लिया था। तो जूली को डर था कि मैम उसको डांटेगी, लेकिन लतिका जो है, चूंकि खुद उस अकेलेपन का वो शिकार है, वो नहीं चाहती कि उस अकेलेपन का या प्रेम से जूली वंचित रहे।
और इसलिए वो क्या कर रही हैं, ये सब जानने के बावजूद भी वो चुप हो जा रही हैं और ला करके वो जो उसका प्रेम पत्र है वो चुपके से नीले लिफाफा में उसके तकिए के नीचे दबा कर रख देती हैं, क्योंकि वो जिस अकेलेपन का शिकार है वो नहीं चाहती कि कोई और हो। अब हम आगे देखेंगे, आगे इसके कुछ कथा सार देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पे शुरू हो रही है, और अब देख सकते हैं निर्मल वर्मा का 1957 में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, परिंदे आया था 1959 में। अब आगे देखते हैं, आगे के बाद यहाँ आप देखेंगे और इसमें कौन कौन कहानी संग्रह में तीसरा गवाह है, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे, ये मैंने ऊपर भी चर्चा किया था, नोट्स में मैंने नोट किया है। अब इसका कथा सार देख लेते हैं, कथा सार भी मैंने नोट किया था क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद से मुख्य पात्र देखेंगे, वहाँ भी देखे थे, यहाँ भी देख लेते हैं। आप इसको भी देख लीजिएगा जो आपको बेस्ट लगेगा, हालांकि मैंने मेन चीज़ उसमें शामिल कर ही दिया है, तो आप उसी का नोट्स बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप देखेंगे लतिका क्या है, एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी कौन सा है, ग्रीस की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह है। प्रेमी पहले कोई ग्रीस रहा होगा, ग्रीस नाम का, बिल नागा कलम में ग्रीस से परिचय हुआ था। उसके बाद से और आगे देखेंगे, गिरीश का नाम लिखा था, वो कहानी में चर्चा मिलता है इसका। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक हैं, लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी कौन है, स्कूल में अध्यापन करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। मूलतः बर्मा के रहने वाले थे, जापानी आक्रमण के समय पलायन करके वो भारत आ गए थे। उसके बाद से अगला क्या है, रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसका कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं मिलता है, ये कहानी में बातें कही गई हैं। उसके बाद से अगला है गौड़ पात्र। गौड़ पात्र में आप देखेंगे मेजर गिरीश नेगी हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है, आलसी है, चर्चा हुआ था। मिस वुड जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता है, ओल्ड मेड, हाँ क्योंकि खड़ूस टाइप की है ना, इसलिए ऐसा उनका नाम दिया गया था। अब देखेंगे फादर एलमंड जो है चैपल के पादरी हैं। जूली सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है, मैंने चर्चा किया था। सुधा क्या है, जूली की दोस्त टाइप की है, चूंकि वो भी हॉस्टल में रहती है। अब क्या ना इसके प्रमुख उद्धरण या प्रमुख पंक्तियां देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना पंक्तियां बनती हैं। तो इंपॉर्टेंट पंक्ति क्या है, मरने से पहले मैं एक दफा वर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती, डॉक्टर मुखर्जी। उसके बाद से होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, ये दूसरी पंक्ति हो गई इंपॉर्टेंट। अब तीसरी पंक्तियां देखेंगे, उसे याद आया कि कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भाव की अर्चना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी कि उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, वो अब भी दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उस पर क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती थी उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण वो अपने आप पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। अगला है, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है, क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना कितना काफी खौफनाक बात है? डॉक्टर मुखर्जी बोलते हैं, ह्यूबर्ट से बोलते हैं। उसके बाद अगला क्या है, अगला भी पंक्ति देखेंगे, लीड काइंडली लाइट, संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैंपल के लंबे चौकोर शीशों पर झलमला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा इस ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिरने लगा है। अगला पंक्ति क्या है इंपॉर्टेंट, उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत दीवारों के डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर की सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हो। पियानो का हर नोट चितरंजन खामोशी की अंधेरी खोह से निकलकर बाहर फैली नील धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाली सूरों को अपनी बची खुची गुजों की सांसें समर्पित कर जाती हैं, जो मर जाती हैं। आगे देखते हैं पंक्ति क्या है, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं सब, इसको आपको अपने नोट्स में सम्मिलित करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे भी बनते हैं। फिर क्या कह रहा है कि किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। ये कौन है, ह्यूबर्ट का चिंतन बोलता है।
या वो ह्यूबर्ट कहते हैं, वही बात हुआ। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। मिस वुड डॉक्टर मुखर्जी से, जो वह याद करती है वो भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तो उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीन लिया जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वो अपने किसी खिलौने को खो देती थी, वह गुमसुम सी होकर सोचा करते थे, कहाँ रख दिया मैंने। जब वो दौड़ धूप में करने पर खिलौना मिल जाता तो वो बहाना करती थी कि अभी उसे खोज रही है, कि अभी वो मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता था, जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज़ याद रहती, इसलिए उसे भूलने का भय नहीं रहता था। अगला क्या है, आज वो उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती है, उसे याद करने का बहाना, जो भूलता जा रहा है। 3 महीने बीत जाते हैं और उलझी रहती हैं। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वो करती है, किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हूँ। अब वो कैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसकी याद करती है। जो पहले कभी होता था, तब उसने उस पर ग्लानि होती थी, फिर वह जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिश के बावजूद भरता जा रहा है। वैसे हम सब अपनी जीत होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी जो है लतिका से बोलते हैं। अगला है, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है तो उसे जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जुग की तरह उसे चिपटे रहना भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में भी ना हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हूँ, आज भी करता हूँ। ये डॉक्टर मुखर्जी बोलते हैं लतिका से, क्योंकि इनकी भी पत्नी मर चुकी है और उसका प्रेमी मर चुका है लतिका का। तो दोनों के बीच आप देखेंगे कहानी बहुत मतलब मर्म स्पर्शी कहानी है, दिल को छूने वाली। अब यहाँ से देखेंगे, जो कहानियों का क्रम हमने शुरू किया था उसमें चंद्रदेव से मेरी बातें हो चुकी हैं, दुलाई वाली हो चुकी, एक टोकरी पर मिट्टी हो चुकी, कानों में कंगना हो चुका, राजा निर्बंसिया हो चुका, पीते हो चुका, आज हो गया परिंदा। परिंदे भी आज हो चुके हैं। अब अगला हमारा जो कहानी होगा अब वो होगा अमृतसर आ गया। तो आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, पूरा चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उस प्लेलिस्ट से एक एक करके सारे वीडियोस को देखिएगा। मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो हैं, अगर आप दोगुना स्पीड से देखिएगा तो 15 मिनट में हो जाएंगे। और इनका प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स बना के याद कीजिए। मुझे भरोसा है कि यूनिट 7 से जो कुछ भी आएगा उस वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।